नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और एक्सप्लेनेशन में जो है सभी टॉपिक को छूने की कोशिश करेंगे, यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट वहां पर आते हैं उन सभी को हम देखने की कोशिश करेंगे। और साथ में आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में डेली प्रैक्टिस सेट है उसका जो क्वेश्चंस हैं डेली प्रैक्टिस के वो उसकी प्लेलिस्ट लगी हुई है। कोर्स वीडियोज़ की प्लेलिस्ट अलग से लगी हुई हैं और एनसीईआरटी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो एक अलग प्लेलिस्ट लगाई गई है। सारी सेपरेट हैं, तो जिस प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखना चाहते हैं वहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं। प्लस टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो क्लासेस मैं लेती हूँ कोर्स वीडियोज़ की तो उनके नोट्स PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यह उक्ति किसकी है। तो ऑप्शन है आपके सामने प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, हीगल। क्वेश्चन से अधिक एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्सेप्ट पे हमारा और आपका दोनों का ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ये कौन कहता है? ये अरस्तु महोदय कहते हैं। अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो कहते हैं कि राज व्यक्ति का बृहद रूप है। राज व्यक्ति का बृहद रूप बताते हैं, ये बृहद रूप है, ऐसा जो है ये प्लेटो बताते हैं। और यहीं पर अरस्तु कहते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति से पूर्व है, ऐसा अरस्तु का मानना है। अरस्तु का राज्य के बारे में ये विचार है कि जो है राज्य क्या है, ये परिवार और ये ग्राम, जो राज्य परिवार एवं गाँव का समूह है, ऐसा ये मानते हैं। और ये मानते हैं कि राज्य जो है यही जो ग्राम यानी गांव राज्य का निर्माण करते हैं। तो पहले परिवार बनता है पुरुष स्त्री बच्चों से, फिर इससे जो है गांव बनता है, गांव से समाज, समाज से राज्य, ऐसा जो है अरस्तु मानते हैं। और ये कहते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति के पूर्व है, ऐसा इनका मानना है। इनकी अगर हम अकादमी की बात करें तो इनकी अकादमी का नाम लीशियम है। जो इन्होंने अकादमी इस्टेब्लिश की थी तो उसका नाम लीशियम है। और इनकी अगर प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो पॉलिटिक्स, इथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, 3 बुक्स हैं इनकी। मेन बुक्स की बात करें तो वैसे तो हैं ज़्यादा, बहुत इन्होंने लिखा था। पॉलिटिक्स और एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, ये जो है इनकी जो है 3 प्रमुख पुस्तकों के नाम हैं। और इनकी अकादमी का नाम जो है लीशियम है। अगर पद्धति की बात करें तो इन्होंने जो है आगमन पद्धति यानी कि तुलनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, ये सब पद्धतियों को इन्होंने जो है प्रयोग किया था। प्रयोजनमूलक पद्धति का भी इन्होंने प्रयोग किया था। और अरस्तु को क्या जो दार्शनिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं, कौन? अरस्तु। जो राजनीतिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं और दार्शनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक प्लेटो माने जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर देख लेते हैं, जो दार्शनिक राजनीति विज्ञान है, जो दार्शनिक राजनीति विज्ञान है, इसके जनक कौन है? इसके हैं प्लेटो। और जो राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं ये अरस्तु हो जाते हैं। राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन हो जाते हैं? ये हो जाते हैं अरस्तु। और अगर हम बात करें कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के हैं, तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे मैकियावली हो जाएंगे। और मैकियावली ने सबसे पहले राज शब्द का प्रयोग किया था। तो ये सारी बातें हो गई अरस्तु से संबंधित। और प्लेटो जो है राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानते हैं। साथ में ये जो है शासन के जो अभिभावक वर्ग है, अभिभावक वर्ग में संरक्षक वर्ग आता है और शासक वर्ग आता है, सैनिक और शासक वर्ग आते हैं। तो इनको जो है
अभिभावक वर्ग में इन्होंने ये किया था कि साम्यवाद लाने की बात की थी, यानी संपत्ति और परिवार में, यानी कि ना उनकी संपत्ति निजी होगी ना परिवार निजी होगा, वहाँ निजी कुछ भी नहीं होगा, सब सार्वजनिक होगा। संपत्ति भी सार्वजनिक होगी और जो स्त्री और बच्चे होंगे, यानी कि सब जो उस वर्ग में आएंगे अभिभावक वर्ग में, वो सभी स्त्रियां सभी पुरुषों के साथ संबंध बना सकेंगे और सभी पुरुष सभी स्त्रियों के साथ संबंध बना सकेंगे और उनसे उत्पन्न बच्चे जो है उनको पालन पोषण राज्य करेगा। किसी को नहीं पता होगा कौन किसका बच्चा है, कौन किसका पेरेंट है, कौन किसके पेरेंट्स हैं। तो ये सारी बातें कुछ प्लेटो और अरस्तु की जो खास बातें उसमें आ जाती हैं। हॉब्स की बात करें तो हॉब्स निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं और लेवियाथन इनकी पुस्तक है जो इन्होंने 1651 में लिखी थी और ये फ्रांस में लिखी गई थी और ये गोडाल्फिन को समर्पित है। ये पुस्तक जो है गोडाल्फिन को समर्पित की गई थी, फ्रांस में लिखी गई थी जिस समय हॉब्स जो है अपने देश से बाहर थे, यानी कि इंग्लैंड में क्रांतियाँ वगैरह चल रही थी तो वो फ्रांस में जाके उन्होंने शरण ली थी। और हीगल की बात करें तो हीगल एक आदर्शवादी विचारक हैं और ये मानते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिक्रम है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हो जाती हैं और ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हो सकता है आपने ये सभी जो है आपके नॉलेज में हो, लेकिन फिर भी रिवीजन लेना अब बहुत ज़रूरी, क्योंकि एग्ज़ाम आपके आ गए हैं पास, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर बात हो रही है वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया? हॉब्स दिया गया है, बोदा दिया गया है, ग्रोशियस दिया गया है और ऑस्टिन दिया गया है। तो अगर हम वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा के प्रतिपादक की बात करते हैं तो बोदा महोदय हैं, जबकि इसको चरम सीमा पर पहुँचाने वाले और इसके जनक कहलाने वाले ऑस्टिन महोदय हैं। तो ऑस्टिन यदि ऑस्टिन जनक की बात आती है कि कानूनी संप्रभुता के जनक कौन है, एकलवादी संप्रभुता के जनक कौन है, तो ऑस्टिन को देना है, आपको ऑस्टिन का नाम देना है। लेकिन वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा के जो है प्रतिपादक कौन है, तो इसमें बोदा महोदय आ जाएंगे। बोदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स ऑफ कंसर्निंग द रिपब्लिक में अपने जो है संप्रभुता संबंधी विचार दिए हैं और सर्वप्रथम संप्रभुता संबंधी विचार इन्होंने दिए हैं और इन्होंने राजा को सभी जो है कानूनों से ऊपर माना था। हॉब्स को हमने अभी भी ऊपर देखा है, लेवियाथन इनकी पुस्तक है जो कि फ्रांस में लिखी गई और गोडाल्फिन को समर्पित थी और 1651 में ये लिखी गई थी। ग्रोशियस की बात करें तो ये बाह्य संप्रभुता के जनक माने जाते हैं और आंतरिक संप्रभुता के जनक कौन हैं? अगर हम आंतरिक साथ में देखते चलते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो आंतरिक संप्रभुता के जनक जो है गार्नर महोदय माने जाते हैं, गार्नर महोदय माने जाते हैं और ग्रोशियस जो है बाह्य या बाहरी संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। ऑस्टिन की बात करें तो जो है ये जो संप्रभुता की अवधारणा है इसको जो है बोदा ने इसकी अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं, हॉब्स इसको आगे बढ़ाते हैं, ऑस्टिन इसको चरम सीमा पर पहुंचाते हैं। ये एकलवादी या कानूनी, कुछ भी कह सकते हैं, कानूनी संप्रभुता के जनक माने जाते हैं, संप्रभुता के जनक माने जाते हैं कौन? ऑस्टिन महोदय। तो ऑप्शन यहाँ आपका बी सही हो रहा है। जो एक्सप्लेनेशन है हमने नहीं लिखा है, अगर आपके लिए नया है तो आप उसको नोट डाउन करते रहेंगे, पेन और पेपर लेकर के आप बैठेंगे ताकि आपके नोट्स खुद के तैयार होते रहें। अगला है निम्नलिखित में से कौन विचारक संपत्ति को नैसर्गिक मानता है? लास्की मानते हैं, रूसो मानते हैं, मार्क्स मानते हैं या अरस्तु मानते हैं? कौन विचारक जो है संपत्ति को नैसर्गिक मानता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अरस्तु जो हैं, अरस्तु महोदय, ये संपत्ति को नैसर्गिक मानते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति के द्वारा ही व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रदान की गई है। नैतिक तथा बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण उत्पन्न कराने के लिए भी संपत्ति आवश्यक है। तो ये मानते हैं कि संपत्ति जो है नैसर्गिक है और संपत्ति होनी चाहिए ये, लेकिन प्राकृतिक संपत्ति के पक्षधर हैं, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन से उत्पन्न की गई संपत्ति है उसके ये पक्षधर हैं। लेकिन जो संपत्ति से संपत्ति उत्पन्न की जाती है उसका ही इन्होंने विरोध किया है अरस्तु महोदय ने। मार्क्स हैं, मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं मार्क्स। और इन्होंने साम्यवादी समाज की संकल्पना की, जहाँ पर
क्षमता के अनुसार सभी काम करेंगे और आवश्यकता के अनुसार उनको वेतन दिया जाएगा। ऐसी इनकी जो है कल्पना थी ऐसा समाज बनाने की। और अगर हम यहीं पर बात करें कि रॉबर्ट ओवन, तो ये काल्पनिक समाज के कौन थे? समाज के जनक थे रॉबर्ट ओवन महोदय जो है काल्पनिक समाज के जनक हो जाते हैं। अगर हम रूसो की बात करते हैं तो रूसो की पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और इसी पुस्तक में इन्होंने अपने जो संविदा संबंधी विचार इन्होंने दिए हैं। और ये कहते हैं कि जो तात्विक इच्छा है वही जो है सामान्य इच्छा है, क्योंकि तात्विक इच्छा ही सबकी जो है समाज हित की एक इच्छा है। और यही जो है ये किसी एक व्यक्ति की इच्छा भी हो सकती है और बहुत सारे व्यक्तियों की भी इच्छा हो सकती है। रूसो की इच्छा है, रूसो अपनी जो सामान्य इच्छा है उसके बारे में कहते हैं कि ये जो सामान्य इच्छा है ये सर्वसम्मत की इच्छा है। और जो है ये कहते हैं कि ये ना तो सर्वसम्मत की इच्छा है, जो सामान्य इच्छा है ये ना तो सर्वसम्मत की इच्छा है और ना ही बहुमत की इच्छा है, ये सामान्य हित की सामान्य चेतना है। और रूसो ने सामान्य इच्छा को परमार्थ की इच्छा का योग बताया है। और इसे जो है अखंड बताया कि ये अखंड, इसकी विशेषताएं क्या हैं कि ये अखंड है, अदेय है, बुद्धि या विवेक पर आधारित इच्छा होती है, अहस्तांतरणीय है, अविभाज्य है, लोकतांत्रिक है, सर्वोच्च है। ये सब इसकी विशेषताएं बताई हैं रूसो महोदय ने। और अगर हम बात करें इनकी प्रमुख पुस्तकों की क्या नाम है, तो जो रूसो की प्रमुख पुस्तकें हैं उसमें तो इमाइल आ जाता है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी है, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस है। तो ये जो सारी इनकी पुस्तक हैं, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस, इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इन्होंने सामाजिक समझौता दिया है, सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, और इमाइल, ये सब इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं रूसो की। और अगर हम लास्की की बात करें तो लास्की की पुस्तक का नाम है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक का नाम है। और ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। और अरस्तु की पुस्तक की हम बात करें तो अरस्तु की पुस्तक का नाम अभी भी हमने बात किया था, इनकी पुस्तक का नाम जो है पॉलिटिक्स है और इथिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, ये सब जो हैं इनकी पुस्तकों के नाम हैं। और मार्क्स की पुस्तकों की कुछ प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये सब इनकी पुस्तकों के नाम हैं। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के साहचर्य का विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, फजलुल हक ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या अबुल कलाम आज़ाद ने? किसने किया था? तो यहाँ पर भी जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। 1920 के आते आते जिन्ना का राष्ट्रवाद जो है सांप्रदायिक राजनीति की ओर बढ़ गया था, यानी कि उधर तब्दील हो गया था। और जिन्ना ने 1920 ईस्वी में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। इसी विरोध के कारण उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र भी दे दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका जो है सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिसके बिना आमतौर से कोई व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठतम नहीं हो सकता। अधिकारों की यह परिभाषा किसकी है? टी.एच. ग्रीन की है या एडमंड बर्ग की है या जॉन लॉक की है या हैरोल्ड लास्की की है? तो ये परिभाषा जो है हैरोल्ड जे लास्की हैं उनसे संबंधित है। लास्की अधिकारों के परिवर्तनशील और गतिशील अवधारणा के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो व्यक्तित्व के विकास के अधिकार को मान्यता नहीं देती है वो बालू की दीवार की तरह होते हैं। तो ये मानते हैं कि जो व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ अधिकार होने चाहिए जिससे उसका व्यक्तित्व का विकास हो सके। अगर हम जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक इनकी 2 ट्रीटीज़ ऑन सिविल गवर्नमेंट इनकी पुस्तक है जिसके इसको जो है इन्होंने 2 खंडों में दिया है। पहला खंड जो है रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को खंडित करता है और दूसरा खंड जो है
हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र को खंडित करता है। और दूसरे खंड में ही इन्होंने अपना जो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है, और इसी में इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की बात की है, जिसमें कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में रखा है, और संपत्ति के अधिकार को सबसे ज़्यादा जो है महत्व दिया है। एडमंड बर्क की बात करें तो ये जो है रूढ़िवादी जो ऐतिहासिक सिद्धांत के जो है समर्थक माने जाते हैं, और जिसे रूढ़िवादी भी कहा जाता है। टी.एच. ग्रीन की बात करें तो ये सकारात्मक उदारवाद के जनक माने जाते हैं, और इन्होंने जो है ब्रिटिश आदर्शवाद से अपने देश इंग्लैंड को बचाने के लिए, और इन्होंने क्या किया था कि जर्मन जो हीगल का जर्मन आदर्शवाद था उस समय चरम सीमा पर था, तो उस जर्मन आदर्शवाद से बचाने के लिए ब्रिटिश आदर्शवाद की जो है इन्होंने प्रतिपादन किया था, और उसको जो है ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से उसको जाना जाता है। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अध्यक्षात्मक शासन की सैद्धांतिक आधार है क्या है? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का एकीकरण, शक्तियों का संतुलन। तो जो अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है ये जो है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है इसके जनक मॉन्टेस्क्यू हैं, यानी कि ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है। इसके जनक कौन है? मॉन्टेस्क्यू इसके जनक हैं। और इन्होंने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज, इनकी पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉज, इसी में इन्होंने इस जो है शक्तियों के पृथक्करण का विवेचन किया है। और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जो है शक्ति स्पष्ट रूप से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बटी होती है, और यह जो है अमेरिकी अध्यक्षात्मक व्यवस्था में लागू है, यानी कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू है, और वहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण जो है देखा जाता है। यानी कि सभी अंग जो सरकार के सभी अंग होते हैं वो पूरी तरह से अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और शक्तियों का विभाजन की बात करें तो ये संघात्मक व्यवस्था में देखने को मिलता है, जहाँ पर जो जितने भी जो कई स्तर पर सरकारें होती हैं उनके बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया जाता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किस एक ने सर्वप्रथम अपने संविधान के एक भाग के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया? तो किसने किया? भारत ने किया, स्पेन ने किया, या आयरलैंड ने किया, या इंग्लैंड ने किया? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। शक्तियों के ये जो हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान का अनुसरण करते हुए वहाँ से नीति निर्देशक जो सिद्धांतों को सम्मिलित किया है। और आयरलैंड के संविधान में राज्य के मार्गदर्शन के लिए सामाजिक नीति का सिद्धांत उल्लिखित है, किंतु कोई भी न्यायालय उनका संज्ञान नहीं ले सकता है। इसी प्रकार वही चीज़ बिल्कुल यहाँ भारत में ली गई है कि राज्य को कुछ जो है समाज कल्याण के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, लेकिन न्यायालय में वो उनके लिए क्लेम नहीं किया जा सकता कि राज्य ये चीज़ें पूरी नहीं कर रहा है, तो आप हमें जो है इसके बारे में कुछ ऑर्डर करिए। तो ऐसा जो कोई क्लेम नहीं कर सकता है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे अगला, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की थी? पूर्ण स्वराज की बात हो रही है तो लाहौर में की थी, मुंबई में की थी, कराची में की थी, या मद्रास में की थी? तो ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इस दिन यहाँ पहली बार भारतीय तिरंगे झंडे को स्वाधीनता के रूप में फहराया गया था। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस देश में सरकार संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक प्रणाली का मिश्रण है?
फ्रांस में है, स्विट्ज़रलैंड में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है या ब्रिटेन में है, कहाँ पर है? तो यहाँ मिश्रण की बात हो रही है, यानी कि जहाँ पर दोनों प्रणालियों का मिश्रण है, तो ये ऐसा राज्य जो देश है वो फ्रांस है। फ्रांसीसी शासन प्रणाली के अंतर्गत जो कार्यकारी शाखा के गठन का एक अलग सा तरीका अपनाया गया है। इसमें जनता के द्वारा राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है और संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो है फ्रांस में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिल बांटकर कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक दोनों प्रणालियों यहाँ पर अपनाई गई हैं। तो यहाँ मिश्रित शासन प्रणाली अपनाई गई है। स्विट्ज़रलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र फॉलो किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और क्योंकि ब्रिटेन का शासन हमारे जो है भारत पर काफ़ी दिनों तक इसका असर रहा और हम लोग उसके एक प्रकार से आदतों में हमारे आ गया था, तो हमने भी वही देखते हुए संसदात्मक शासन प्रणाली को अपना लिया। और फिर हमारे यहाँ जो है देश में काफ़ी विभिन्नता थी, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए जो है हमने संसदात्मक शासन प्रणाली को भी अपनाया। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संघात्मक। कौन सी सरकार जो है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर सरकार जो है संसदात्मक सरकार जो है कार्य करती है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो शासन की संसदात्मक प्रणाली है, इसमें क्या है, इसमें सदन के बहुमत प्राप्त दल द्वारा सरकार का गठन किया जाता है और सरकार के समस्त मंत्री तथा जो प्रधानमंत्री होते हैं ये संसद के सदस्य होते हैं। और इस स्थिति में सरकार का स्थायित्व उसके संसद में उपस्थित बहुमत और सरकार में संसद के विश्वास के आधार पर टिका होता है। तो इसमें क्या होता है, पूरा मंत्रिमंडल संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करता है। और इसीलिए आपने सुना होगा कि एक मंत्री की निंदा पूरे मंत्रिमंडल की निंदा के समान मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना किस पे, संसदात्मक शासन प्रणाली में होती है। अध्यक्षात्मक में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है, यानी कि यहाँ पर सभी अंग स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। संघात्मक जो शासन प्रणाली होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें सरकारें एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारें बनाई जाती हैं और शक्तियों का विभाजन इनके बीच में कर दिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति होता है, राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान, शासन का प्रधान, राज्य का प्रधान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति क्या होता है, राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान होता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधानमंडल का चुनाव अलग अलग होता है, परंतु राष्ट्रपति कार्यपालिका होती है और विधानमंडल के बहुमत पर आश्रित नहीं होती है। राष्ट्रपति ही राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है? हर्बर्ट स्पेंसर हैं, रूसो हैं, या टी.एच. ग्रीन है, या लास्की हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है प्राकृतिक स्वतंत्रता की कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का जो है पक्षधर कौन है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर नकारात्मक स्वतंत्रतावादी विचारक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक मैन वर्सेस स्टेट, इनकी पुस्तक क्या है, मैन वर्सेस स्टेट, ये इनकी पुस्तक है। और इसी में इन्होंने प्राकृतिक चयन तथा योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने सामाजिक डार्विनवाद की नींव रखी। तो जो प्राकृतिक चयन तथा योग्यतम की उत्तरजीविता, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, इसी पुस्तक में दिया था। किसमें, मैन वर्सेस स्टेट में। और
इन्हें वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक भी कहा जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक भी कहा जाता है। रूसो की बात हमने अभी की थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है। सामान्य इच्छा का इन्होंने प्रतिपादन किया है और इनकी सामान्य इच्छा तात्विक इच्छा है, ये ना बहुमत की इच्छा है, और ये क्या है, समाज हित की इच्छा है, समाज हित का इच्छा का योग है, ऐसा रूसो का मानना है। टी.एच. ग्रीन की बात हमने अभी की थी। सकारात्मक उदारवाद के जनक हैं और ब्रिटिश आदर्शवाद का प्रतिपादन किया, जिसे ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से जाना जाता है। और लास्की की बात कर लें तो लास्की ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है। लोक कल्याणकारी राज के ये प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय को किसने दृढ़ समर्थन दिया? दृढ़ है यहाँ पर, दृढ़ समर्थन किसने दिया? चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। इनमें से जो है किसी ने समर्थन नहीं दिया था, बल्कि सबने जो है विरोध किया था। जब उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी नामक स्थान पर भीड़ ने हिंसक होकर थाने में आगजनी कर दी, यानी कि आग लगा थी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर तथा 11 अन्य पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। तब गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि अहिंसा उनके लिए परम आवश्यक है, उनका ये विश्वास है, तो अगर इसको तोड़ा जा रहा है तो वो आंदोलन को जारी नहीं रखेंगे। और इस बात वापस जो ये आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस लिया गया, तो इसको जो है चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसका विरोध किया था कि आंदोलन जो है स्थगित मत करो। आंदोलन को स्थगित करने पर इन्होंने अप्रसन्नता तथा असहमत व्यक्त की थी, तो समर्थन तो इन्होंने नहीं किया था। तो इसमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, R.N. मुधोलकर या मदन मोहन मालवीय या अंबिका चरण मजूमदार। तो यदि हम बात करें कि जो 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें जो है ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस लीग समझौता किया गया था, जिसमें कि कांग्रेस भारत के लिए सुशासन की मांग को संगठित रूप से इसको जो है उठा सके, यानी कि संगठित रूप से इस आवाज़ को उठा सके कि जो है सुशासन की मांग कर सके। तो यहाँ पर कांग्रेस और लीग समझौता किया गया था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जो है किया था, और इसमें जो है अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया? तो किसने किया? इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात हो रही है। मदन लाल डोगरा ने किया, सरदार पटेल ने किया, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया या लाला लाजपत राय ने किया? तो ये जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया था, और कहाँ पर? लंदन में। 18 फरवरी 1905 को श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया था। कब किया था? 18 फरवरी 1905 में। तो इसमें जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया था, और इसे ही प्रायः इंडिया हाउस की संज्ञा दी जाती थी। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए एक मासिक पत्रिका भी जो है उसका भी प्रकाशन शुरू किया था, जिसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो कौन सी इनकी मासिक पत्रिका थी? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये इनकी पत्रिका थी जो कि इन्होंने शुरू किया था, जिसका प्रकाशन इन्होंने शुरू किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता है? भारत सरकार अधिनियम 2009 की है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की है, या भारत सरकार अधिनियम 1935 की है, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की है? तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है ये 1935 की है,
इसमें जो है प्रांतीय स्वायत्तता को जो है इन्होंने इसमें प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, यानी कि प्रांतीय स्तर पर जो सरकारों को स्वायत्त कर दिया गया था। जो भारत सरकार अधिनियम की एक मुख्य विशेषता यही थी कि प्रांतीय स्वायत्तता प्रांतों को एक अलग कानूनी अस्तित्व, इसमें जो है प्रांतों को एक अलग कानूनी अस्तित्व मिल गया था कि उन्हें जो है सुशासन दे दिया गया था। वो अपने प्रांतों का सुशासन कर सकते थे और प्रांतीय सरकारें अपने जो इलाके का शासन कर सकती थी, उसके लिए नियम रूल बना सकती थी। हालांकि उसको फाइनली उस पर कुछ गवर्नर का जो है नियंत्रण रहता था, लेकिन हाँ अगर हम देखें कि एक लिमिट तक वो काफ़ी हद तक स्वायत्त कर दी गई थी। तो ये 1935 की भारत सरकार अधिनियम है, उसकी विशेषता है। 1909 में सांप्रदायिक जो चुनाव होते थे वो सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव होने लगे थे। इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी 1909 में। तो इस अधिनियम को नाक के दांत का अधिनियम भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि इसमें जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसको बोला जाता है। और मार्ले ने मिंटो से कहा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं जिसका फल बहुत ही भीषण होगा, तो इसे नाक के दांत का अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र की जो है दिया गया था। यानी कि चुनाव के क्षेत्र में सांप्रदायिकता का शुरुआत हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात करें तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 14, 15, 16 या 25। तो ऑप्शन ए यहाँ पर 14 जो है सही हो जाएगा, क्योंकि जब 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 सदस्यों के साथ इस अंतरिम सरकार का जो है गठन किया था। और बाद में क्या होता है कि मुस्लिम लीग के 5 और सदस्य इसमें आ जाते हैं, यानी कि सम्मिलित हो जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि 3 कांग्रेसी सदस्य जो कि शरद चंद्र बोस, सैयद अली जहीर और शफात अहमद खान ने लीग के प्रतिनिधियों के लिए स्थान बनाने के लिए त्यागपत्र दिया था। तो लीग के जो प्रतिनिधि हैं उनको स्थान बनाने के लिए इन 3 लोगों ने जो है त्यागपत्र दे दिया था। तो कुल मिलाकर के 14 सदस्य वहाँ पर अंतरिम सरकार में थे। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, क्योंकि पहले 12 की बनती है, फिर 5 सम्मिलित हो जाते हैं, तो 12 5 कितने हो जाते हैं? 17। 17 में से 3 जो है माइनस हो जाते हैं, तो 14। ये पूरा इसका जो है कैलकुलेशन है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में लगातार 6 वर्ष तक कार्य किया? जवाहरलाल नेहरू ने, या अबुल कलाम आज़ाद ने, या दादा भाई नौरोजी ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने? किसने किया था? तो ये जो है अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो अबुल कलाम आज़ाद थे इन्होंने क्या थे 1940 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन जो कि रामगढ़ में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। उसके पश्चात 6 वर्षों तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन हुआ नहीं, तो ये 6 वर्ष तक लगातार जो है इसके अध्यक्ष बने रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखेंगे हम। गांधी जी ने कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन की प्रथम और अंतिम बार अध्यक्षता की थी? मद्रास अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन या बेलगाम अधिवेशन? तो ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा, बेलगाम अधिवेशन। जो ये बेलगाम अधिवेशन था, ये 6 नवंबर 1924 को कांग्रेस का यह अधिवेशन बेलगाम, यानी बेलगाम है कहाँ पर? कर्नाटक में है, यहीं पर संपन्न हुआ था। और इस अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट के नाम से इस अधिवेशन को गांधी दास इसको लिख करके देख लेते हैं। गांधी दास पैक्ट, जैसे पूना पैक्ट वैसे यहाँ पर ये गांधी दास पैक्ट के नाम से भी
इसको जो है जाना जाता है, और जिसमें स्वराज पार्टी को यह अधिकार दे दिया गया था कि वह कांग्रेस के अविभाज्य अंग के रूप में रहकर विधानमंडलों में प्रवेश ले तथा सरकार की नीतियों का विरोध करे। और गांधी जी इसमें जो है गांधी जी पहली बार और अंतिम बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यानी कि कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार और लास्ट टाइम इन्होंने गांधी जी ने की थी। तो इसमें जो क्या है, जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है तो उसमें जो है कुछ नेताओं ने विरोध किया, उसके बाद भी जो है गांधी जी उसको वापस ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंसा का प्रयोग किया जा रहा था जो कि गांधी जी के मूल्यों के खिलाफ था। तो वहाँ उसके बाद क्या हुआ कि नेताओं ने मिलकर के, जो कांग्रेस के कुछ नेता थे उन्होंने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो इसी स्वराज पार्टी की यहाँ बात हो रही है कि इस स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अधिवेशन में ये छूट दे दी गई कि ठीक है, आप विधानमंडल में प्रवेश करो, चुनाव में जीत करके, और विधानमंडल में प्रवेश करो और सरकार की जो नीतियाँ हैं, खराब नीतियाँ, उनका विरोध करो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही क्रम आपको बताना है। गदर पार्टी, खिलाफत आंदोलन, दांडी मार्च, चंपारण सत्याग्रह। तो कौन सा यहाँ पर जो है सही है देख लेंगे। तो ये गदर पार्टी जो है ये बनती है 1 नवंबर 1913 में। गदर पार्टी 1 नवंबर 1913 में बनती है। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये 1918 में होता है, 1918 में होता है। दांडी मार्च की बात करते हैं अगर हम, तो दांडी मार्च जो है 1930, 12 मार्च 1930 को ये किया जाता है, तो ये 1930 में होता है। और चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं तो ये 1917 में होता है, 1917 में होता है। तो यहाँ पर क्या है, 1, 4, 2, 3 ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए निर्दिष्ट विधेयक पारित किया जाता है सामान्य बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/4 बहुमत द्वारा, या कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा। तो अगर हम बात करें कि जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त जो है बैठक की व्यवस्था की गई है, किसके तहत, 108 अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। और ये जो है मतलब सामान्य विधायन तक ही सीमित है, यानी कि जो है सामान्य बहुमत द्वारा इसको किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से सही कथन चुनिए। क्या है सही कथन? मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन दिया था, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने मूल अधिकारों को आश्रय दिया था, या 1940 के अगस्त प्रस्ताव में मूल अधिकार सम्मिलित किए गए थे, या 1942 के क्रिप्स मिशन ने मूल अधिकारों को की प्रसंग दिया था। तो क्या यहाँ पर सही है? तो ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। 1928 में जो M.A. अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जो भावी संविधान की रूपरेखा को तैयार जिसने किया था। और इस रिपोर्ट में 10 अगस्त 1928 को अपनी जो ये कमेटी थी, इसने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके मुख्य बिंदु थे अधिवास का राज्य क्षेत्र, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, मौलिक अधिकारों को शामिल किया जाना। ये सब इसके जो है मुख्य पॉइंट थे। तो इस अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ ऑप्शन ए जो है सही हो रहा है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर संविधान के मूल ढांचे की बात हो रही है, जो कि हमारी जो ज्यूरी थी, इन्होंने मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो ये जो है सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, या केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य, या शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो इसको जो है ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है सही हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में न्यायिक पुनर्वलोकन को परिभाषित किया गया था, और ये कहा गया था कि न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान की आधुनिक लक्षण है,
तथा किसी परिस्थिति में संविधान के जो है आधारिक या जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके लक्षण या उसके मूल ढांचे में जो है संशोधन नहीं लाया जा सकता, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये केशवानंद बनाम भारतीय वाद में इस चीज़ को, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। आगे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय को किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 126 में, अनुच्छेद 137 में, 138 में या 139 में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। जो अनुच्छेद 137 है ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय का यह अधिकार है कि वो अपने पूर्व के किसी निर्णय में संशोधन कर सकता है। ऐसा जो है इस प्रकार ये आपका ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था आरंभ की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? भारतीय परिषदीय अधिनियम 1861 के द्वारा, भारतीय परिषदीय अधिनियम 1892 द्वारा, या भारतीय परिषदीय अधिनियम 1909 के द्वारा, या भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके द्वारा जो है संघीय व्यवस्था की आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। जो भारतीय सरकार अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ व्यवस्था की बात की गई थी और ब्रिटिश भारतीय प्रांत और इच्छुक भारतीय रियासतें ने जो है इनको मिला जुला कर एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया था कि इनको मिला जुला कर के एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतनी ही क्वेश्चन और मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।